विनिर्माण उद्योग। देखो साहब, कल आपको बताई थी विनिर्माण उद्योग लगाना है, उनको फैक्ट्रियां लगानी है, और फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाती हैं और इसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे सर, और कल आपको बताया था। ठीक है, अच्छा। देखो, भारत में जो लोग सर्वाधिक काम में संलग्न है वो है कृषि और पशुपालन। तो कृषि और पशुपालन से कच्चा माल मिल रहा है सर। कच्चा माल मिल रहा है तो उद्योगों के लिए कच्चा माल होना चाहिए। कहीं यदि गन्ना की खेती की जा रही है तो शुगर मिल के लिए वो गन्ना है जो कच्चा माल है। कहीं कपास की खेती की जा रही है तो कपड़ा फैक्ट्री के लिए कपड़ा या कपड़ा की कंपनी के लिए वो कपास है जो कच्चा माल है। ठीक है, वर्तमान में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ, वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था का जो आधार स्तंभ है वह है उद्योग। वो क्या है? उद्योग। देखो, कल भी आपको बताई थी, उद्योग होगा, फैक्ट्रियां होंगी, कल कारखाने होंगे, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी समय पे, और लोगों को रोजगार मिलेगा। और लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। और फिर आपको ये भी बताई थी, जब किसी बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो फिर समझ लेना, रोजगार मिलने से उसका शैक्षिक विकास हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है, सांस्कृतिक विकास हो जाता है, नैतिक विकास हो जाता है, संपूर्ण विकास हो जाता है, सर्वांगीण विकास हो जाता है। ठीक है, ये बात है। देखो, भारत में उद्योग साक्ष्य रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन तथा कांसे की मूर्तियां सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार के पास स्थित जंगरोधी लोह स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको अवशेष मिले थे, सूती कपड़े के, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं विभिन्न प्रकार की। तो इसका मतलब ये तो है कि वहां उसको बनाने के लिए फैक्ट्रियां, उद्योग या छोटा कोई कारखाना तो जरूर होगा जिससे ये बनी है। इसी प्रकार कुतुब मीनार के पास में एक जंगरोधी लोहे स्तंभ है। कुतुब मीनार एक खंबा है लोहे का, बहुत ऊंचा खंबा है, और वो खंबा ऐसा है सैकड़ों वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज भी उस लोहे के खंबे में जंग नहीं लगा है। खुले आसमान के नीचे है, गर्मी सर्दी वर्षा सब कुछ सहन करता है, लेकिन जंग आज तक उसमें नहीं लगा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो उद्योग था वो अव्वल नंबर का था। पहले कौन सी किस्म का लोहा है जो बना करके तैयार किया है? वो खंबा है। हाँ जी, यहाँ तक कि भारत तक धातु, वस्त्र, स्वर्ण आभूषण तथा जहाजरानी जैसे कुटीर तथा लघु उद्योग के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। देखो, भारत में छोटे छोटे उद्योग थे जिनको कुटीर उद्योग कहते हैं और लघु उद्योग भी कहते हैं। लघु उद्योग कह लो या कुटीर उद्योग कह लो, है अलग। कुटीर उद्योग भी थे, लघु उद्योग। ये क्या थे? घर पर ही भारत के लोग, कोई तो चरखा काटता था। देखो, कभी महात्मा गांधी को आपने देखा होगा, अक्सर गांधी जयंती के समय यानी 1-2 दिन पहले और
अखबार में एक विज्ञापन सा आता है महात्मा गांधी का है। तो जब महात्मा गांधी जब आपको दिखाई देते हैं ना 2 अक्टूबर से पहले या 2 अक्टूबर को, तो महात्मा गांधी चरखा को चलाते हुए नजर आते हैं आपको विज्ञापन में। तो ये पहले चरखा चलता था। और ये चरखा कैसा था, देखो बंगाल में कपास बहुत होता है, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां, जूट की, ये सारी बंगाल में थी। विभाजन हो गया, अंग्रेजों ने विभाजन कर दिया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है आज, कल मैंने बताई थी आपको, दूसरा देश हो गया पश्चिमी बंगाल जो हमारे पास है, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। तो ये बंगाल में जो पूर्वी था और पश्चिमी, मतलब दोनों ही, और पूर्वी बंगाल जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उसकी राजधानी ढाका है। तो ढाका में तो इतने अच्छे अच्छे कारीगर थे, इतने अच्छे बुनकर थे कि जो वो हाथ से कपड़ा बनाते थे, चरखा काट करके, सूत काट करके हाथ से कपड़ा बनाते थे, और वो मलमल बनाते थे, मलमल कालीन बनाते थे। और उस कालीन के बारे में तो ऐसा बताते हैं कि 40 बाई 40 फुट का एक थान, और ये उंगली में जो पहनते हैं ना, मोरिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, उस अंगूठी में से निकाला जा सकता था। इतना मुलायम और इतना मजबूत बनाते थे, इतना चमकदार होता था कि हाथ की अंगूठी में से और उस 40 बाई 40 फुट के एक थान को आसानी से निकाला जाता। आज देखो, जिसको मशीन भी बना करके तैयार नहीं कर रही इतनी अच्छी किस्म का, इतनी अच्छी डिजाइन का, पहले लोग हाथ से कर देते थे। तो इसका मतलब तो यह है कि पहले से ही भारत में उद्योगों का विकास रहा है, चाहे फिर वो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है। ठीक है। अच्छा सा देखो, जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने जब ये देखा मामला, तो अंग्रेजों की नीति दमनकारी नीति थी। वो चाहते थे भारत कोई भी तरीका से भारत के लोग आगे नहीं बढ़े, ये सदा हमारे गुलाम ही रहे। अंग्रेजों ने उनको दबाने की कोशिश की, उन बुनकरों के, उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए, चरखा को बंद करवा दिया, लोग लघु कुटीर उद्योग सब बंद हो गए थे। अब तो उन्होंने जो खेती लोग बाग करते हैं, कपास की खेती करते हैं, कपास को डायरेक्ट खेतों में से खरीदना शुरू कर दिया। और उनकी इस प्रकार की नीतियां थी कि वो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, दमनकारी नीतियां थी, भारत का दमन करना चाहते थे। इसकी वजह से फिर ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने में बिल्कुल या तो बंद होने के कगार पर पहुंच गई या फिर बंद हो गई। ठीक है। देखो, भारत में जो आधुनिक उद्योग हैं, इनका आरंभ कब हुआ? भारत में आधुनिक उद्योगों का आरंभ कब हुआ? ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियां लग रही हैं, कल कारखाने हैं इंडस्ट्री के, भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय, आधुनिक उद्योगों का उदय, जो वर्तमान समय में उद्योग दिखाई दे रहे हैं हमको, इनका उदय कब हुआ था? तो देखो 1845 में सूती वस्त्र उद्योग की साहब, एक सूती वस्त्र उद्योग मुंबई कहाँ हुई थी? मुंबई। ठीक है साहब। देखो 1855 में ही जूट उद्योग की स्थापना हुई। जूट उद्योग अर्थात जूट की फैक्ट्री। ठीक है सर। ये 1855 में लगी, 1845 में सूती वस्त्र कपड़ा बनाने वाले लगे। अच्छा सर, देखो प्रथम औद्योगिक नीति, और ये प्रथम औद्योगिक नीति
1948 में प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है जी, प्रथम औद्योगिक नीति। हाँ जी, प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें प्रादेशिक असंतुलन को कम करते हुए नए रोजगार परक कृषि व निर्यात आधारित उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। प्रादेशिक असंतुलन को कहते हैं, देखो हमारे भारत देश में कल मैंने बताई थी ना आपको 28 तो राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये प्रादेशिक ही तो कहलाएगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है, ये प्रादेशिक कहलाता है। असंतुलन देखो, कहीं तो कपास ज्यादा हो रहा है, कहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, कहीं गन्ना अधिक हो रहा है, कहीं गन्ना बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो असंतुलन ही तो है। इसको कम करना और नए रोजगार परक कृषि व निर्यात आधारित। रोजगार परक का मतलब होता है जिनसे रोजगार मिले, जिनसे लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, ऐसी तो कृषि करना। देखो साहब, पहले किसान जब खेती करते थे, कृषि करते थे, तो खाद्यान्न फसलें उगाते थे, खाने वाली केवल खाते थे और उन्हीं को घर से बीज बोते थे। लेकिन जब रोजगार परक कृषि होने लग गई, तो रोजगार परक कृषि में किसान, कृषक और अब फसल बोने लग गए। कौन सी फसलें? दायनी, व्यावसायिक। कौन सी? व्यावसायिक। ये फसलें बोने लग गए साहब, व्यावसायिक फसलें, मुद्रादायनी फसलें। किसानों का एक लक्ष्य हो गया साहब कि खाद्यान्न फसलों के साथ साथ बेचने वाली फसलें वो, जिनसे फसलों जब बिकेंगी, फसलों का निर्यात होगा, कच्चे माल का निर्यात होगा, तो हमको मुद्रा मिलेगी, पैसे मिलेंगे। उसके बाद उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलेगा था। उद्योगों के लिए क्या मिलेगा? कच्चा माल। उद्योगों के लिए क्या मिलेगा? कच्चा माल मिलेगा। और जब कच्चा माल मिलेगा, उद्योग ज्यादा लगेंगे तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, अब जब रोजगार ज्यादा मिलेगा भाई, तो फिर बताओ बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी? होगी ना। हाँ जी। इसके साथ ही धन, कच्चे माल तथा तकनीक की कमी को दूर करके उत्तम श्रेणी व कम लागत उत्पादों का निर्माण करना। देखो, प्रथम जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी, उसमें एक तो प्रादेशिक असंतुलन को कम करना, रोजगार परक कृषि करना, निर्यातित आधारों के उद्योग के विकास पर बल दिया गया, धन की पूर्ति की गई, दुनिया भर के बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर में बैंक आ गए, बैंकों ने ऋण देना शुरू कर दिया। अब तुम पढ़ते हैं नीरव मोदी वगैरह, उनके बारे में तो सुनते ही हैं, उसने उसकी कंपनी को ऋण दे दिया, बैंक ने वहां से दे दिया, उसने दे दिया। मामला का पड़ा, ये सब इसी वजह से तो था कि उन सभी के अपने अपने उद्योग थे, फैक्ट्रियां थी। कच्चा माल तथा तकनीक, कच्चे माल की समस्या दूर हो गई। जैसे हमने कपड़ा वाली फैक्ट्री है, तो कपड़ा वाली फैक्ट्री के लिए कच्चा माल कृषि से मिलेगा, कपास का उत्पादन होने लग गया, ठीक है, ये कच्चा माल की पूर्ति होगी। तकनीक की, पहले हाथ से ही बुनाई करते थे, मैंने बताया था, ढाका की मलबल ऐसी थी, हाथ से चरखा काट करके। अब वो तकनीक आ गई, मशीनें आ गई, अब तो धागा बनाने वाली भी मशीन, धागा को और सीने वाली भी मशीन है, कपड़ा बनाने वाली भी मशीन, प्रेस करने वाली भी मशीन, उस पर लेवल जो लगता है ना, जो चिट्ठी लगती है, उसके लिए भी मशीन आ गई, पैकिंग की मशीन आ गई। अब सब काम मशीनों से होने लग गया, तकनीक से होने लग गया, चमक आने लग गई है, ज्यादा उत्पादन होने लग गया। योजना आयोग ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग का विकास किया। देखो, 5 वर्ष के लिए भारत सरकार योजनाएं बनाई जाती है, उनको कहते हैं पंचवर्षीय योजना। वो 5 वर्ष का एक मॉडल तैयार करते हैं, हमको 5 साल में इतने का कृषि के क्षेत्र में
हमको खर्च करना है, इतने रोजगार पर खर्च करना है, इतना स्वास्थ्य सेवाओं पर करना है, इतना शिक्षा पर करना है, ठीक है। इसको कहते हैं पंचवर्ष, 5 वर्ष के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग, ये भारत ही नहीं विश्व का औद्योगिक विकास का आधार स्तंभ रहा है। देखो साहब, भारत में लौह इस्पात उद्योग, भारत में लौह इस्पात उद्योग। अब देखो भारत की क्या बात है, इसकी तो विश्व की है, विश्व में भी तो ऐसा ही है। विश्व में भी क्या है कि देखो जितनी भी फैक्ट्रियां लगती हैं, उन फैक्ट्रियों में जितनी भी मशीनें आती हैं किसकी बनी होती हैं? ज्यादातर लोहे की तो होती हैं, सारी की सारी मशीनें हैं, लोहे का ही तो काम होता है, सारी मशीनें लोहे की हैं बनाई की, और लोहे मशीनों में ही लोहे के पुर्जे लगे हुए हैं, लोहे की बनी हुई हैं। तो ये जितने भी उद्योग हैं भैया, इन उद्योगों का आधार ही क्या है? उद्योगों का आधार ही लोहा है। क्या है? लोहा, ठीक है। इसे लोह इस्पात को अन्य उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। जैसे साहब अन्य उद्योग, देखो कृषि के यंत्र बन रहे हैं, वो तो लोहे के ही बन रहे हैं। जिस फैक्ट्री से बन रहे हैं कृषि के यंत्र, जिस फैक्ट्री से बन रहे हैं वो लोहे के ही तो बन रहे हैं। हवाई जहाज के पुर्जे, मोटरसाइकिल, तुम्हारी कार, मारुति, ये दुनिया भर के सामान, ये तो हो गए किसके उद्योग? लोहे की फैक्ट्री तो हो गई है, कृषि के यंत्र बन रहे हैं, मोटरसाइकिल बन रही है, किसी का नाम धर दिया एस्कॉर्ट फैक्ट्री है, जेसीबी फैक्ट्री, ऐसे ही तो है। लोहे के पुर्जे जेसीबी बन रही है कहीं, और कहीं देखो शुगर मिल भी तो है, शुगर मिल, कपड़ा मिल। तो देखो जहाँ शुगर चीनी बन रही है, कपड़ा बन रहा है, वो फैक्ट्रियां भी तो लोहे के कारण ही चल रही हैं, क्योंकि उसकी जो मशीनें हैं वो लोहे की तो बनी हैं। कपड़ा, चीनी बनाने वाली फैक्ट्री, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री, किताब, कॉपी, पासबुक बनाने छापने वाली फैक्ट्री, ये जितनी भी हैं तुम्हारी, जूते बनाने वाली हैं, रंग रोगन बनाने वाली, ये सब हैं। इन सब के निर्माण के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है, और लोहे की आवश्यकता पड़ती है तो जितने भी ये उद्योग हैं इन सब की जननी कहलाता है लौह इस्पात उद्योग। समझ में आ गई बात? नहीं आई? हाँ। भारत में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक नगर बाराकार आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित हुआ, परंतु वास्तविक शुरुआत जमशेदजी टाटा ने 1907 में सांची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से स्थापित की। बाद में 1909 में आसनसोल के निकट हरिपुरा में भारतीय लोहा इस्पात कंपनी से खोला गया। सन 1936 में कुल्टी व हीरापुर के दोनों कारखानों को मिलाकर इंडियन एयर एंड स्टील कंपनी में मिला दिया। सन 1937 में बर्नपुर में स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई तथा 1953 में इसे इसको में मिला दिया। इस प्रकार से लौह स्तंभ उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी में हुई। ठीक है सर? अच्छा सर, अब स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का विकास विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया। जैसे मैंने आपको बताई थी 5 वर्ष के लिए बनाई जाती हैं,
1973 में गुणात्मक वृद्धि करने के उद्देश्य से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन अर्थात सेल की स्थापना की गई, जो देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कारखानों तथा प्रशासनिक कार्य करता है। इसमें 3 और कारखाने की विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु में तथा विजयनगर कर्नाटक को शामिल किया गया। यह उद्योग कच्चे माल तथा सस्ते परिवहन पर आधारित उद्योग है। इस कारण इसकी स्थापना कच्चे माल अर्थात लौह अयस्क उद्योग, मैंगनीज तथा कम परिवहन अर्थात खानों के समीप के क्षेत्र में होती है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की निम्न इकाइयां हैं। कौन कौन सी इकाइयां हैं सर? उन इकाइयों को भी देखेंगे भाई। देखो साहब, टिस्को ये जमशेदपुर में है, इसको ये कुल्टी हीरापुर में है बरनपुर, एक बिस्को है भद्रावती में है सर, राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है, बोकारो है, विशाखापट्टनम है। ठीक है। 2015 में भारत विश्व में कच्चे लोहे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया, जबकि वर्ष 2003 में वह 8वें स्थान पर था। भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व में तैयार उत्पाद का तीसरा बड़ा उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता का मतलब होता है जो माल बनकर के तैयार आता है उसको खरीदता है और उपभोग करता है, उसको काम में रहता है। इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। सूती वस्त्र उद्योग। अब बारी आई है सर सूती वस्त्र उद्योग की। देखो ना, ये सूती वस्त्र उद्योग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग क्या है भैया? सूती वस्त्र उद्योग सूती कपड़ा बनाया जाता है सब, कपास, सूती कपड़ा बनाना किससे बनता है? कपास। देखो साहब, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि लोग कपड़े पहनते थे, कपास की खेती करते थे, हैं? बुनकरों के बारे में पढ़ा है, बुनकर हाथ से बनाते थे, चरखा चलाते थे। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र निर्माण के मामले में कुछ हमको तथ्य मिलते हैं। वो तथ्य कैसे मिलते हैं पहले इनको समझिए। वैसा तो नहीं कोई फैक्ट्री मिली हो वहां, लेकिन जब वहां कपास की खेती लोग करते थे, सूती कपड़े जब पहनते थे, तो भैया उस जमाने में लोग सूती वस्त्रों से परिचित थे। इसी वजह से तो कपास बोते थे, इसी वजह से सूती कपड़े पहनते थे। तो पहले से ही तो चला आ रहा है काम, वेदों में भी इसका वर्णन है। यह ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक रोजगार का सृजन होता है। देखो, वर्तमान समय में भी सर्वाधिक रोजगार का सृजन जब हो रहा है, सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग रोजगार का सर्वाधिक सृजन कौन से उद्योग में हो रहा है? सूती वस्त्र उद्योग में। ठीक है। इस कारण यह उद्योग विस्तार, उत्पादन तथा रोजगार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान रोजगार की दृष्टि से भी ज्यादातर लोग बाग इसी में संलग्न है, लोगों को रोजगार दे रहा है।
उत्पादन हो रहा है और ज्यादातर फैक्ट्रियां हैं इसकी। ठीक है सर। विश्व में सूती वस्त्र उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। और विश्व की जब बात आती है तो भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे नंबर पर। दूसरा भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में, और सभी उद्योगों में, समस्त उद्योगों में ये सूती वस्त्र उद्योग का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। ठीक है सर। भारत में आधुनिक स्वरूप का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया। 1818 में कलकत्ता फोर्ट ग्लास्टर यहाँ खोला गया भैया। ये कहाँ पर पड़ता है? कलकत्ता में शादी पहला था। और ये सफल नहीं हो पाया। फिर 1854 में पहली भारतीय सूती वस्त्र मिल मुंबई में कवासी डावर के द्वारा स्थापित की गई, जिसने 1856 में उत्पादन शुरू किया। 1861 तक भारत में 12 मिलें खुल चुकी थी। 1947 तक भारत में 417 मिलें थी, जिसमें 3 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। वर्तमान में इन मिलों की संख्या 2000 से अधिक है, जिसमें 40 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह उद्योग के सकल घरेलू उत्पाद का 14% भाग उत्पादन करता है। भारत में इस उद्योग का स्थानीयकरण कपास उत्पादक क्षेत्रों, सस्ते श्रमिक और सस्ते परिवहन तथा नम जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। देखो, ये कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्री लगाई जाती है, इसके लिए क्या चाहिए? एक तो होता है स्थानीयकरण कपास उत्पादक क्षेत्र, अर्थात जहाँ कपास की खेती हो रही है ना भाई, एक तो वहाँ स्थापना की जाएगी। सर, स्थापना के लिए कपास की खेती होनी चाहिए। ठीक है साहब। और सस्ते परिवहन होना चाहिए, आने जाने के साधन अच्छे होने चाहिए, रोडें अच्छी होनी चाहिए, श्रमिक काम करने वाले लोगों की संख्या होनी चाहिए, और जलवायु नम होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल पढ़ाएंगे। यहाँ से आ गए।